सो फ्रेंड, मैं कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। और हर किस्म की जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसकी डिफरेंट किस्म की ऑडियंस होती है और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे। इंस्टाग्राम पे खासतौर पे मुझको लोग पूछते हैं कि यार आपका कंटेंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो जरा थोड़ा सा डिफाइन करें। इस वीडियो के अंदर मैं कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस तो नहीं डिफाइन करूंगा, लेकिन मैं आपके जो अपने यूज में जो चीज़ें होती हैं, गैजेट्स होते हैं और इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स के अंदर जो चीज़ें मैंने मेन चीज़ें जो यूज़ की हैं उसके बारे में मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेनर दे दूं मैं। क्योंकि जब आप देखते हैं मेरी वीडियो जो कि पर्सनल फाइनेंस पे होती है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर होती है, उनके अंदर एक तो पार्ट होता है रिसर्च का, दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्शन का। रिसर्च के अंदर मैं रिसर्च करके जो भी कंटेंट होता है वो बनाकर आपके सामने लेकर आ जाता हूँ वीडियो फॉर्मेट के अंदर। लेकिन उसको बनाने के लिए उसका जो फॉर्मेट है, उसको जो प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, जब शुरू में मैंने काम शुरू किया था, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए। तो 3 साल पहले जो चीज़ यूज़ कर रहा था वो बेसिकली मेरा एक आईफोन था, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आज मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अंदर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से नहीं, लेकिन और भी डिफरेंट कैटेगरी से चीज़ें जो हैं वो मैं बताऊंगा इसके अंदर। प्लस ये कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको अपनी डे जॉब के साथ अपनी साइड हसल्स करना। बल्कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। नारायण मूर्ति जो इंडियन सेकंड बिगेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस, उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने बात की थी कि कुछ दिनों पहले कि 70 आवर्स पर वीक एक यंग इंडियन को काम करना चाहिए। तो उस पर काफ़ी बैकलैश आया था इंडिया से। लेकिन मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात लेनी चाहिए और क्यों उस पर अमल करना चाहिए। मैं भी इसी चीज़ पे 43 ईयर्स की एज में आके अमल कर रहा हूँ। तो मेरा जो प्रोसेस है, अगर ये सारे गैजेट्स मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक एक करके चीज़ों को बताता हूँ। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो अगर आपने मुझको शुरू में देखा होगा, बल्कि अभी भी, मैं रिसेंटली भी कुछ मैंने वीडियोस ऐसी बनाई हैं। आजकल अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं यूएई के अंदर, तो मैं दोबारा गाड़ी में वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर मुझे लाइटिंग का मसला नहीं होता, मौसम भी अच्छा होता है। मैं ऑन द गो चीज़ें बना लेता हूँ। मोस्टली एक कट के अंदर चीज़ें बन जाती हैं। स्टूडियो में बैठकर या अपने साथ अपने एक सेटअप के अंदर बैठकर थोड़ा सा उसके अंदर फॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बहुत आराम से बन जाता है। तो उसके अंदर मैंने ये गोप्रो लिया था आज से कोई 2 साल पहले। गोप्रो हीरो 10 है आई गेस ये। यस, हीरो 10 है ये। और इसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया, क्योंकि मैं जब वीडियोस बनाता था तो मुझको उस टाइम पर लाइट्स का आइडिया नहीं होता था और मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता था। गोप्रो ने, मैंने सिर्फ एक स्टैंड लगाया था गाड़ी के अंदर और उसके थ्रू मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। जो भी मेरी थॉट्स होती थी मेरे मोबाइल पे, मेरा स्क्रिप्ट या बुलेट पॉइंट्स होते थे और मैं उसको कन्वे कर देता था। और बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता था कि बहुत कम टाइम के अंदर मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो गोप्रो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको मैंने यूज़ किया था अपने एक टाइम के ऊपर, और अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। कभी कभी इवन इसके अंदर मैंने पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किए हैं गोप्रो के ऊपर गाड़ी में बैठ के। तो इसलिए इवन दो कि गोप्रो की जरूरत नहीं थी, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल एज अ सेकंड आपको डिवाइस चाहिए होती है जिसके अंदर आप रीड कर सकें या कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपने लिए वो यूज़ कर सकें उसको। तो मेरे लिए गोप्रो वाइड एंगल मिलता था मुझको, तो बहुत अच्छी चीज़, एक आउटपुट मिलता था मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी मैं गोप्रो यूज़ करता हूँ। अभी जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो आप दोबारा से कुछ ऐसी वीडियोज़ देखेंगे जो मैं गाड़ी में बनाऊंगा। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये माइक है। इसका सेकंड जो इक्विपमेंट है वो ये रखा हुआ है। ये माइक मैंने लिया था कुछ दिनों पहले, लेकिन उससे पहले मैं एक और माइक यूज़ करता था, वो भी बताता हूँ। लेकिन ये रोड का वायरलेस गो टू का जो माइक है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे अपने आईफोन से कनेक्ट करना चाहें, चाहे अपने कैमरे से कनेक्ट करना चाहें, किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो रिसीवर होगा वो आपकी डिवाइस में लग जाएगा। प्लस ये कि जो सेकेंड एंड होगा इसका, वो आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं। और जो उसका दूसरा एंड होगा, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देखी होंगी तो मैं दूसरा एंड इस माइक का जिसके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उसको लगा देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो देता है। प्लस ये कि मैं इसको पॉडकास्ट में भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग होती है। यानी कि जब भी मैं कोई बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको ये परेशानी की नहीं होगी कि इसके अंदर लेट से कैमरे ने कभी कोई ग्लिच आ गया और कैमरे में रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई, जो कि मेरे साथ हो चुका है। प्लस जो सबसे बड़ा फायदा है इसका वो ये कि ये दोनों चैनल्स के ऊपर अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा होता है और बाद में मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ
जो भी दोनों पर्सन होंगे जिनका मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, इसका अलग रिकॉर्डिंग होगी और इसकी अलग रिकॉर्डिंग होगी। तो इसका फायदा ये होगा कि जब आप पोस्ट प्रोसेस करेंगे तो आपको दो डिफरेंट चैनल्स मिलेंगे, और अगर एक बंदा स्लो बोल रहा होगा और एक बंदा तेज बोल रहा होगा, तो यानी कि आप पिच की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक बंदे की पिच ज्यादा होगी और दूसरे बंदे की पिच कम होगी तो उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा माइक है। इन बाय द वे जो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इन सब के अमेजॉन के लिंक्स, रेफरल लिंक्स है, वो अमेजॉन के रेफरल लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप उनको जाकर देख भी सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो अमेजॉन काम नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप किस प्राइस पॉइंट पर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। मेरे अमेजॉन के लिंक्स आपको सऊदी में भी आप सऊदी में भी यूज कर सकते हैं, यूएस में भी यूज कर सकते हैं, यूके में भी यूज कर सकते हैं, यूएई में तो यूज कर ही सकते हैं, और यूके में, यूरोप में, दूसरे कंट्रीज में, कनाडा में, हर जगह इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक और यूज किया था शुरू में, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, तो मैंने एक माइक लिया था, और ये भी रोड का माइक था। इससे पहले भी एक माइक था मेरे पास, वो बोया की ब्रांड थी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा माइक है। इसका भी लिंक मैंने नीचे लगा दिया। ये बहुत अच्छा माइक था। इसके थ्रू मैं अगर चाहता था कि लेट से मैं कोई बहुत क्लोज रहकर, अपने माउथ से क्लोज रहकर कोई वीडियो बनाऊं, लेट से मैं इस फॉर्मेट के अंदर वीडियो अगर बनाऊं, तो ये माइक यहाँ लगा होता था आईफोन के अंदर, और यहाँ से मैं वीडियो बना सकता था, या अगर उसको पलट के भी बनाना चाहे तो वो मैं इस तरह भी कर सकता था। तो ये एक बहुत अच्छा माइक था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि इस माइक ने मेरे कंप्लीट कर दिए थे, वो फिर मसला मुझे नहीं था। तो ये माइक मेरे पास अभी भी मौजूद है कि कुछ कंडीशंस में मैं ये माइक यूज कर लेता हूँ। इसके बाद मेरा जो बहुत ही रिलायबल पार्टनर रहा है इस पूरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, सबसे पहले मेरे पास एक मैकबुक एयर होता था। 2015 का मेरा परचेज्ड मैकबुक एयर था, जिसपे मैंने शुरू में फाइनल कट प्रो इंस्टॉल किया था, और उससे मैंने आइडिया लिया था कि ये चीज़ हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, मुझसे एडिटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैं उस पर एडिटिंग करता था फाइनल कट प्रो के ऊपर। फाइनल कट प्रो भी बेसिकली एप्पल की ऐप है, और उसके भी अलग से फ़ायदे हैं जो कि मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्ली उसका स्कोप नहीं बनता। लेकिन जो 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 पॉइंट था, मैंने मैकबुक एयर से अपना वैलिडेट किया। उसके बाद मैंने मैकबुक प्रो 2020 के अंदर 2020 ही लिया था, और उसने मुझको, वो लास्ट इंटेल प्रोसेसर का मैकबुक था, और उसने मुझको काफ़ी हेल्प की फॉर माय प्रोडक्शन ऑफ ऑल द वीडियोस। मेरे ख्याल से उस पर मैंने कोई 400-500 वीडियोस एडिट की। और अभी रिसेंटली मैंने मैकबुक, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, मैकबुक प्रो M2 ऑलमोस्ट 1 TB हार्ड डिस्क इसकी है, वो मैंने लिया, और एब्सोल्युटली अमेजिंग लैपटॉप है। जो भी M1 और M2 सीरीज है एप्पल की, वो ऑसम है। और आई वुड से कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर अगर किसी को यूज़ करना है, मोबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, इस साइज़ का लैपटॉप एक्सपेंसिव है, लेकिन अगेन लिंक आपको, रेफरल लिंक उसको मिल जाएगा नीचे, लेकिन एक्सपेंसिव है। लेकिन जो इसने वैल्यू प्रोवाइड की है, और जो मैं, क्योंकि बगैर किसी एडिटर के काम करता हूँ, मेरे साथ कोई हेल्प नहीं होती है, मेरे अपने जो बच्चे हैं, माई सन्स, 2 of them, दे हेल्प मी इन एडिटिंग एज वेल, बट ऑफ कोर्स उनकी भी लिमिटेशन है। तो मैं जब अकेले काम कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए बहुत इसमें फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा क्विक हो जाती है चीज़ें। तो अभी तक मैं अकेले काम कर रहा हूँ, तो अब अगर मुझे अपनी टीम एक्सपैंड करनी है तो मुझको रीच आउट कर सकते हैं लोग, लेकिन जो आपका प्लान होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि मैं रिमोट काम करूँगा और मुझे फिर ग्लिचेस नहीं चाहिए। तो अगर किसी के पास सॉलिड प्लान है तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मेरे सबसे रिलायबल पार्टनर की तरफ, जो कि ये ऑलमोस्ट 4 साल पुराना मेरा एप्पल आईफोन 11 प्रो है, जो कि अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो स्क्रैच पड़ गया है इसके लेंस के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर फिर भी इंस्टाग्राम स्टोरीज आपने अभी तक देखी थी। अब मैंने ये वाला 15 प्रो मैक्स लिया है, विच इज़ एक्चुअली जेम ऑफ अ डिवाइस। इसके अंदर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, आपको लग रहा होगा कि शायद मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हुई हुई है, तो अभी तक मैंने इसको सही से एक्सप्लोर नहीं किया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था डेटा ट्रांसफ़र के टाइम पर, लेकिन एनीवेज अब ये वर्किंग कंडीशन में आ गया और उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डाली हैं इसके कैमरे से, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग इसका जो रिजल्ट है मेरे लिए, अभी भी मेरे लिए बहुत इनफ था कि मैं 11 प्रो पे काम करता रहूं। लेकिन क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहा था उसका, और इसका जो क्रैक था वो मुझे थोड़ा सा अनॉय कर रहा था, तो मैंने फिर इसकी वजह से अपना फ़ोन चेंज किया। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि जब भी मैं फ़ोन चेंज करूँगा तो उसके अंदर एप्पल ही होगा, और एप्पल के अंदर जब भी मैं कोई एप्पल की डिवाइस लेता हूँ तो हमेशा इक्विवेलेंट स्टॉक्स लेता हूँ एप्पल के। इक्विवेलेंट स्टॉक्स इस दफ़ा मैंने एप्पल के नहीं लिए, मैं प्रॉबली उसको S&P 500 के अंदर डाइवर्सिफाई करूंगा और डिफरेंट किस्म की चीज़ों में। लेकिन जितने मैंने खर्चा किया है एप्पल की प्रोडक्ट के ऊपर अपने हाउस होल्ड के अंदर, इंक्लूडिंग दिस लैपटॉप, इंक्लूडिंग दिस फोन, इंक्लूडिंग माय वाइफ्स फोन, जितने भी मैं एप्पल की डिवाइस लेता हूं, मैं ट्राई करता हूं कि उस अमाउंट का
आइदर एप्पल के स्टॉक्स लूँ, आइदर यूएस के किसी और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूँ। तो वो मेरा चलता रहता है और मैं इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो यूएई में रहते हुए या जीसीसी कंट्रीज में रहते हुए दो बहुत जबरदस्त किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक सर्वा का है, एक ब्राका का है। ब्राका के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मेरे रेफरल कोड के थ्रू $25 का अप टू $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है। और सर्वा के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इनके, अगर सर्वा इन्वेस्ट और सर्वा ट्रेड के अंदर, सॉरी सर्वा इन्वेस्ट और सर्वा सेफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अप टू $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है मेरे रेफरल कोड को यूज करते हुए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, आप उनको जाके देख सकते हैं। एनीवेज, एप्पल के ऊपर आईफोन के ऊपर बात करें तो इस डिवाइस के बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर मैं अपनी कुछ वीडियोस भी शूट कर लूँ। अगर मैं आउटडोर कुछ काम करता हूँ या मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो इस तरह की चीज़ों के अंदर मुझको फ़ायदा होगा कि मैं अपना आईफोन के ऊपर ही शूट कर लूँ। ये जो कैमरे हैं ये इनको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है अगर उसको थोड़ा सा मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अब आते हैं कैमरों के ऊपर और उनके लेंसेज के ऊपर। पहले मैं लेंस की बात कर लूँ तो बल्कि पहले कैमरे की बात करते हैं। कैमरा मेरा यहाँ लगा हुआ है, आपको अभी नजर आएगा। यहाँ पर ये जो कैमरा है ये कैनन का कैमरा है और इस कैमरे को मैंने अभी टॉप डाउन शॉट के लिए यूज़ किया हुआ है। और इससे मैंने जितनी भी वीडियोस अभी बनाई है टॉप डाउन शॉट की इस पूरी वीडियो में तो इसी से बनाई थी। ये सबसे पहला कैमरा था, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट इसको लिए हुए। 2 साल नहीं तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स तो हो ही गए इसको लिए हुए। और इस कैमरे ने मुझे बड़ा हेल्प किया है और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कैनन का कैमरा था, आई डिडंट नो अर्लियर कि जब मैं खरीद रहा था मुझे नहीं पता था कि 30 मिनट्स की इसकी टाइम लिमिट होती है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो 30 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी इसके अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट आया था जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी मैंने। उस टाइम पर मैंने फिर सोनी का कैमरा लिया जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके लिए भी मेरे पास 2 लेंसेज है। एक किट लेंस है और एक इसका मैंने जो 1.4 फोकल लेंथ का लेंस लिया है 16 mm का आई गेस। वो अमेजिंग काम करता है। इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आई एम ट्रूली सरप्राइज्ड कि इतनी कम अमाउंट के अंदर आपको इस तरह का लेंस के साथ आपको इस कैमरे की जो कॉम्बिनेशन है वो मिल सकता है। सोनी का मेरे पास ZV-E10 है और कैनन का मेरे पास RP है। ये दोनों कैमरे मुझको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ड्यूरिंग माई प्रोडक्शन, ड्यूरिंग माई पॉडकास्ट में मल्टीपल बनाता रहता हूँ। अब मैंने पॉडकास्ट का सेटअप भी डिफरेंट कर लिया है तो उसकी वजह से आपने कुछ पॉडकास्ट अभी रिसेंटली मेरे जो मैंने अपने मेकशिफ्ट स्टूडियो के अंदर बनाई थी तो वो भी देखी होंगी आपने। तो ये कैमरा, ऑल्दो के कैमरा इससे एक्सपेंसिव भी आ सकते हैं, इससे बहुत बेहतर भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आपको चीज़ों को यूज़ करना सही से आता हो तो आप कम बजट के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन दोनों कैमरास की कॉस्ट अच्छी खासी है। सोनी की जो कैमरा था वो 2500 दिरहम्स का था। कैनन का जो कैमरा था वो 5000 दिरहम्स का था। कैनन के कैमरे के साथ 50 mm का लेंस आया था, सोनी के साथ किट लेंस आया था, लेकिन सोनी के साथ फिर मैंने अलग से एडिशनली 1300 दिरहम्स का ये 1.4 फोकल लेंथ का जो लेंस लिया था ये अलग से लिया था। तो इट ऑल एड्स अप बट इट ऑल इम्प्रूव्स माई प्रोडक्टिविटी और मुझे जो टाइम कंजम्पशन होती है उसके अंदर, जो मुझे सेटअप के अंदर टाइम कंजम्पशन होती है उसके अंदर मुझको हेल्प आउट करती हैं चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ ड्यूरिंग माई आईफोन डिस्क्रिप्शन में बताना भूल गया था। इसके अंदर मेरे पास ये एयरपॉड है और एयरपॉड ये सेकंड एयरपॉड है जो मैंने लिया है। ये एयरपॉड जो है ये बेसिकली ये वाले जो एयरपॉड्स हैं, इससे पहले मैंने कोई 4 साल 5 साल पहले जब मैंने ये वाला फ़ोन लिया था उसी के साथ मैंने 4 साल पहले एयरपॉड भी लिया था, लेकिन एयरपॉड की बैटरी ख़त्म हो गई थी। और बाय द वे ये फ़ोन का बताऊं, मैं आईफोन जो 11 प्रो है इसकी बैटरी अभी तक ओरिजिनल वाली चल रही है, मैंने चेंज नहीं कराई है। जबकि नॉर्मली जो पुराने आईफोन होते थे उनके अंदर 2 से 3 साल के अंदर मुझको बैटरी चेंज करानी पड़ जाती थी। ये एयरपॉड्स की बैटरी के साथ प्रॉब्लम हुई थी और फिर बैटरी चेंज कराने के बजाय मैंने फिर नया एयरपॉड, वही एयरपॉड दोबारा से उसी मॉडल का ले लिया था और अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि आई डिडंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा। ये 300 दिरहम या 350 दिरहम्स का मुझको मिल गया था अमेजोन के ऊपर और मैं चाहता तो कि एक्सपेंसिव वाला ले सकता था, एयरपॉड प्रो भी ले सकता था, बट आई डेंट गो फॉर इट बिकॉज जितना काम मुझे चाहिए था वो इससे मुझको मिल रहा था। मैं जब भी वॉक्स पे जाता हूँ, मैं पॉडकास्ट जो सुन रहा होता हूँ वो नॉर्मली एयरपॉड के ऊपर ही सुनता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ड्यूरिंग ड्राइविंग एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी अगर मुझे कोई लिसनिंग करनी होती है या बात करनी होती है तो मैं एयरपॉड्स के ऊपर ही करता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट इक्विपमेंट मैं बताऊँ आपको तो वो बेसिकली लैपटॉप स्टैंड्स हैं। 2 लैपटॉप स्टैंड्स मैंने लिए थे। एक मेरे पास स्टैंडिंग लैपटॉप डॉक था और
दूसरा ये वाला लैपटॉप डॉक है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके अंदर आपके पास 2 लैपटॉप्स आप एक नीचे एक ऊपर रख सकते हैं, और जो स्टैंडिंग वाला है उसके अंदर साइड बाय साइड आप 2 लैपटॉप्स स्टैंड कर सकते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं। मैंने दोनों को यूज़फुल समझा है और दोनों का मुझको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डेस्क क्लीन हो जाती है उसकी वजह से। वैसे जो अभी आप प्रॉब्ली सेटअप देख रहे होंगे उसके अंदर इतना क्लीन नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने एक लाइट ली है, जो कि मैं आपको अब लाइट के बारे में बताता हूँ। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे पास मल्टीपल लाइट्स हैं इस वक्त। इसके अंदर आपके पास एक लाइट जो आपको अभी नजर आ रही है वो बेसिकली पैंडम की लाइट है, जो कि मैंने अगेन अमेजोन से ली थी। और ये 3 लाइट्स हैं इस तरह की, अभी आपको एक नजर आ रही है। इस तरह की 3 लाइट्स आई थी, एक बूम आर्म के साथ भी आई थी जो कि मैंने ली थी जस्ट टू कवर द टॉप डाउन शॉट। लेकिन इत्तेफाक से ये लाइट इटसेल्फ ही इतनी अच्छी थी कि मुझे बाकी 2 लाइट्स फिलहाल जरूरत नहीं पड़नी, वो मैं पॉडकास्ट में यूज कर लूंगा। और पॉडकास्ट के लिए जो मैं इस वक्त लाइट यूज कर रहा हूँ वो गोडॉक्स की जो लाइट है, वो आपने मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी देखा होगा उस लाइट को। बहुत ज़बरदस्त लाइट है, बहुत बड़ा उसका रेडियस है, जिसकी वजह से मुझको बहुत अच्छा एक इफेक्ट मिलता है। लेकिन एक्स्ट्रा लाइट अब जो ये पैंडम की मैंने ले ली है, तो वो जब भी कोई पॉडकास्ट होती है, नेक्स्ट पॉडकास्ट, उसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट डालने के लिए उसको यूज़ कर लूँगा। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके कैमरे, आपका मोबाइल फ़ोन उतना काम नहीं करता जितना अच्छे से अच्छा कैमरा ले लेंगे, अच्छे से अच्छा मोबाइल ले लेंगे, अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। ये चीज़ मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 3 ईयर्स समझी है कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर। चाहे वो आप इस तरह की यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, चाहे मेरे ख्याल से कोई फिल्म बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, लाइट्स आर अल्टीमेटली द डील ब्रेकर। इसके अलावा इन 2 लाइट्स के अलावा मेरे पास एक और लाइट है योंगनू की, जो सबसे पहले ली थी, लेकिन उसके अंदर मुझको नहीं पता था कि उसके अंदर एक डिफ्यूज़र होता है, वो नहीं आया था उसके साथ, और मैं उसको उसी तरह से यूज़ कर रहा था जिस तरह से लाइट मैं नॉर्मल चाह रहा था कि यूज़ करूँ उसको। ऑल्दो कि एक्सपेंसिव लाइट थी, लेकिन क्योंकि डिफ्यूज़र नहीं था तो बड़ा हार्श किस्म की एक लाइट आती थी और वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही थी। बाद में मुझे पता चला तो फिर मैंने उसके ऊपर टेपिंग कर दी थी। तो टेपिंग करने की वजह से मुझको काफ़ी इंप्रूव्ड रिजल्ट्स मिले उस लाइट के थ्रू। इसके अलावा आपको बैकग्राउंड में ये जो रेड नज़र आ रहा है, ये नीवर की लाइट्स हैं, और नीवर की लाइट्स के अंदर डिफ्यूजर्स आए थे डिफरेंट कलर्स के, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। वन ऑफ माई सन ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, वो भी अपने चैनल के लिए इसी तरह यही लाइट्स यूज़ करता है, बैकग्राउंड को डिफरेंट कलर्स के अंदर लाने के लिए। बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपको। मल्टीपल और यूजेस भी हैं, लेकिन बैकग्राउंड लाइट्स लाने के लिए इस तरह की लाइट यूज़ करता है। अगेन मैंने इसका भी लिंक अमेजोन का रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये जो मैं टेबल यूज कर रहा हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। अभी ये टेबल आपको ये नजर आ रहा है कि किस तरह से ये टेबल ऊपर हो गई है और ये टेबल ये नीचे हो गई है, राइट। इस टेबल का बड़ा फायदा है। इस टेबल की वजह से मुझको अगर मुझको खड़े होकर भी कभी काम करना पड़ता है तो आई वुड स्टैंड अप और इस टेबल की हाइट में एडजस्ट करके खड़ा हो जाता हूँ। कभी मुझे वेब कैम के ऊपर लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, कोई लाइव कॉल करनी होती है, तो उसके अंदर भी मुझको ये अपनी सीट एडजस्ट करने के बजाय ये डेस्क को एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। बहुत फ़ायदा है इसका। इसको भी मैंने आइकिया से लिया था, लेकिन इसकी इक्विवेलेंट एक डेस्क मैंने देखी थी जो कि अमेजोन पर भी मिल रही थी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। जो फटीग फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद आप ये ग्रीन इसके अंदर पैड देख रहे हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि जो टॉप डाउन शॉट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद इटसेल्फ मुझको ये एस्थेटिकली अच्छा लगता है, तो मैं इसको हमेशा अपने लिए पहले मेरे पास A4 साइज़ का था, फिर मैं अभी पाकिस्तान गया था तो वहाँ से लिया था। अमेजोन पे भी मिल जाएगा आपको, ये बहुत अच्छे, पाकिस्तान से बहुत सस्ता मिलता है बाय द वे। अगर पाकिस्तान से लेना है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये अमेजोन से भी मिल जाएगा आपको, अमेजोन से आप जाके ले सकते हैं इसको। बहुत A2 साइज का है ये, और इट हेल्प्स मी टू फोकस ऑन माई एरिया, जो मेरे डेस्क का एरिया बनता है। नॉर्मल डेस्क सेटअप के अंदर आप मॉनिटर को कैसे भूल सकते हैं। मॉनिटर मेरा LG का 27 इंच है, ऑल्दो के आई वुड हाईली लाइक टू हैव 2 मॉनिटर्स, बिकॉज मेरा एक वर्क का लैपटॉप अलग है, मेरा अपना एप्पल का जो पूरा इकोसिस्टम है वो अलग है, और जब मैं दोनों काम एक साथ कर रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों में स्विच करना। तो ये मॉनिटर ऑल्दो के हेल्प करता है, लेकिन अगर 2 मॉनिटर्स हो जाए तो क्या ही बात है। या फिर मैं मॉनिटर का कोई स्प्लिट स्क्रीन का कोई ऐप हो, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट पे लिख के बताएं। और इसके अंदर जो 27 इंच का LG का मॉनिटर है, ये वर्टिकली भी मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ और वर्टिकली भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हॉरिजॉन्टल इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट और ये सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन क्योंकि हाइट एडजस्टमेंट के लिए डेस्क मेरी इटसेल्फ हाइट एडजस्टेबल है तो मुझे अभी तक उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन एनवीडिया का इसके अंदर कार्ड लगा हुआ है,
एनवीडिया का जी सिंक का ब्रांडेड एलजी का मॉनिटर है। तो ये मेरे लिए जो एडिटिंग प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा सीमलेस कर देता है। फिर जब आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं और डेस्क सेटअप की बात करते हैं, दो चीज़ों को आप नहीं भूल सकते। एक तो माउस है, ये माउस मैं यूज़ करता हूँ MX3, और ये माउस ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और A1 किस्म का माउस है। इसमें मल्टीपल बटन है, आई थिंक इसमें 1 2 3 और 4 5 6 और व्हील्स, और 2 व्हील्स हैं इसके, और 6-7 बटन्स हैं जो कि मैंने सारे कस्टमाइज़ किए हैं फाइनल कट प्रो के हिसाब से। और अपनी जितनी भी मैं जो प्रोडक्टिविटी की एप्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए, या इवन MS एक्सेल यूज़ करते हुए, इसके मैंने बटन्स काफ़ी कस्टमाइज़ किए हैं अपने लिए। इसकी वजह से मुझको अपना जो टाइम में मुझको हेल्प मिलती है, टाइम सेविंग में हेल्प मिलती है। दिस इज ट्रूली अमेजिंग। तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी कैरियर के अंदर, अपनी साइड हसल्स के अंदर, और वैसे वैसे आप पैसे भी बना रहे हो, तो उसी हिसाब से अपने गैजेट्स को भी इंप्रूव करना चाहिए, उनको अपग्रेड करना चाहिए। जो चीज़ें जैसे काम कर रही हैं वैसे ठीक है। अब मैं ये नहीं करूँगा कि ऑफकोर्स मेरा जो इस वक्त ZV E10 का कैमरा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन अगर मुझे इसको अपग्रेड करना होगा तो अब मैं जाऊँगा सोनी के A7 III की तरफ, जो कि बहुत एक्सपेंसिव कैमरा है, उसका लेंस भी बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो अगर मैं 3,000 दिरहम की चीज़ के अंदर 15,000 दिरहम का काम कर रहा हूँ तो इट इज़ गुड इनफ। लेकिन जब मेरे पास एक टाइम आएगा प्रॉब्ली कि मैं वो कैमरा भी ले लूँ। सो इसलिए अपने गैजेट्स को इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन अपने बजट को भी देखना चाहिए। ये माउस भी ऑलमोस्ट 300 दिरहम्स का था। इसी तरह से ये कीबोर्ड भी मैं यूज़ करता हूँ। ये कीबोर्ड भी बहुत अच्छा कीबोर्ड है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि माउस में मैंने बताया नहीं था, माउस के अंदर भी आप अपना जो 3 आपके डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द आईपैड्स। आप 3 लैपटॉप्स कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको आप फिर जैसे जैसे आप यूज़ कर रहे होंगे अपनी डेस्क के ऊपर बैठे हुए, इसी तरह से इस कीबोर्ड के अंदर भी जैसे जैसे आप यूज़ कर रहे होंगे वैसे वैसे उसको स्विच कर सकते हैं। उस लैपटॉप के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। तो मैं मैकबुक और जो अपना विंडोज़ का लैपटॉप होता है, उन दोनों को इस एक कीबोर्ड और इस एक माउस के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। बल्कि मेरे पास और जो डिवाइसेस हैं उनमें भी एक लैपटॉप को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी मेरे पास कोई डेस्क के ऊपर PC होता है या लैपटॉप होता है, उसको मैं एक ही कीबोर्ड के साथ यूज़ करता हूँ। अच्छा, जब आप बात करते हैं वीडियो प्रोडक्शन की या जनरली प्रोडक्टिविटी की, तो आप हार्ड डिस्क को नहीं भूल सकते। ये मैंने अभी रिसेंटली सैनडिस्क की हार्ड डिस्क ली थी, जो कि मैं अपने मैकबुक से डायरेक्ट कनेक्ट करके उसको उससे वीडियो एडिटिंग करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास मल्टीपल और हार्ड डिस्क भी हैं जिसके ऊपर मैं स्टोरेज करता हूँ अपनी वीडियोस की, अपनी इवन प्रोडक्शन की, और जो डिफरेंट किस्म की मेरा डेटा होता है उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। मल्टीपल हार्ड डिस्क हैं मेरे पास। लेकिन जो ये वाली हार्ड डिस्क है जो बेसिकली SSD है, उसका फ़ायदा ये है कि ये मैकबुक से जब कनेक्ट होती है तो उसके बाद जो इसका स्पीड होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। अगर मैं एडिटिंग भी करना चाहूँ तो इसको कनेक्ट करके डायरेक्ट फाइनल कट प्रो के थ्रू अपनी वीडियो इसी के ऊपर एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 TB की जो साइज़ है मैकबुक के अंदर वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसके अंदर सब कुछ डाल सकें। मैं अगर एक पॉडकास्ट की बात करूं तो एक पॉडकास्ट ऑलमोस्ट कोई 400 GB तक चली जाती है उसकी एक फाइल, उसको हैंडल करना आसान नहीं होता, तो उसके लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए होती हैं। जब मैंने मैकबुक 2020 वाला लिया था तो उसके अंदर जो SD कार्ड था उसकी स्लॉट नहीं थी, अब तो नए वाले में है, लेकिन उस टाइम पर मैंने ये अडाप्टर लिया था। दिस अडाप्टर इज़ वेरी गुड एज वेल। ये प्रोमेट का है और इसने भी मेरी ज़िंदगी बहुत आसान की थी उस टाइम पर, और अभी भी इवन दो कि इस जो मैकबुक मैकबुक प्रो M2 है उसके अंदर भी मल्टीपल पोर्ट्स हैं, लेकिन अभी भी अगर USB पोर्ट लगानी होती है और मुझे मल्टीपल SD कार्ड्स लगाने होते हैं तो मैं इस अडाप्टर को यूज़ करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म का अडाप्टर है, इसके अंदर रिलायबल है, और अभी तक इसने कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दी है। पिछले कोई 2-2.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। इसके अलावा भी मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं इन लेगेसी वायर्ड एयरपॉड्स को भी, एयरपॉड्स तो नहीं कहेंगे इनको, पॉड्स कह लें या ईयरपॉड्स कह लें, इनको यूज़ करता हूँ। लेगेसी एयरपॉड्स हैं। 2 रीज़न ये है कि मेरे पास एक पुराना मैंने जब iPhone 16, और ये दोनों के अंदर बाय द वे वो जो लेगेसी पेन होती है ना, ये वाली जो पेन होती है, ये वाली पेन यूज़ होती है, और इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन इस पेन के अंदर ये जो मैंने पुराने फ़ोन्स लिए थे जो अभी तक काम कर रहे हैं, परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई मेरे ख्याल से 8 साल पुराना फ़ोन है जो अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इस फ़ोन के अंदर ये ईयरपॉड्स आए थे, और इन ईयरपॉड, ये दोनों ईयरपॉड, 2 फ़ोन लिए थे उस वक्त हमने, तो दोनों ईयरपॉड जो हैं ये अभी तक काम कर रहे हैं। ईयरपॉड्स कहेंगे या हेडफोन कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये दोनों काम कर रहे हैं। 2 का रीज़न ये है कि मैं घर पे रखता हूँ,
क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो मुझे पता होता है मेरी जगह, मेरी एक ड्रॉर के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये मुझे निकालना है उसके अंदर, और ये मैं अपने बैग में रखता हूँ। मैं अगर यूएई से बाहर जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे लैपटॉप के लिए आई डोंट यूज़ माई एयरपॉड्स कनेक्टेड विद माई वर्क लैपटॉप, बिकॉज मल्टीपल चीज़ें फिर हो जाती हैं, अच्छा फिर वो नहीं होता, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं उसके लिए हमेशा एक वायर्ड एयरपॉड्स रखता हूँ, इनकी क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर होती है मेरे मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आज तक ये कोई 7-8 साल हो गए इनको मैं इसी फॉर्मेट में रखता हूँ, इनको मैं खोल के नहीं छोड़ता, क्योंकि जब खोल के आप छोड़ते हैं ना चीज़ें, जब इनके वायर्स निकल रहे होते हैं इधर उधर, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि जो चीज़ें आप लें उनको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करें, तो दे विल गिव यू लाइफ टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत लंबी इनकी लाइफ हो जाती है। मैं यूएई से बाहर जाता हूँ तो इनफैक्ट पाकिस्तान में गया था मैं लास्ट ईयर, तो 2 महीने के लिए हम लोग पाकिस्तान में थे, मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि अगर पावर आउटेजेस होती हैं और फिर उसमें हमें नॉर्दर्न एरियाज़ भी जाना था, तो पावर आउटेज में मैं पाकिस्तान में अगर काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा। तो इस केस में मैंने एक ये पावर बैंक लिया था, और ये इवन लैपटॉप्स को चार्ज कर सकता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जिससे मैं अपने फ़ोन और लैपटॉप एक साथ चार्ज कर सकता हूँ। जब ये नया था तो उस टाइम पर ये 65 वॉट्स का है। जब ये नया था तो उस टाइम पर इसने एक लैपटॉप को 0 से 100% पे पहुंचाया था, और उसके बाद दोबारा से उसी लैपटॉप को 0 से ऑलमोस्ट 70% पे पहुंचा दिया था। अब इस वक्त ये ऑलमोस्ट एक लैपटॉप को फुली चार्ज कर देता है, और उसके बाद 0 to 20 तक अगेन पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको पीस ऑफ माइंड देने के लिए। तो मैं हमेशा इस तरह की चीज़ें यूज़ करता हूँ। इन चीज़ों पे पैसे खर्च करने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दे विल गिव द वैल्यू आउट ऑफ देम ऑटोमेटिकली। और जब से ये नया आईफोन लिया है मैंने, और इवन 11 प्रो जब से लिया, तो हमें इनकी ज़रूरत, पावर बैंक्स की ज़रूरत मोबाइल को चार्ज करने के लिए कम से कम होती जा रही थी, क्योंकि ये रिटेंशन, बैटरी की जो रिटेंशन होती है, ये ज़्यादा बेहतर होती है नए आईफोन्स के अंदर और नए मोबाइल्स के अंदर। एंड इनके अंदर पावर चार्जर भी होता है, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रैवल करते हैं, चाहे आप लेजर ट्रैवल करें चाहे वर्क ट्रैवल करें, तो उस केस के अंदर जितने भी पावर बैंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। वीडियो प्रोडक्शन के लिए जो आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ट्राइपॉड। अभी भी ये जो कैमरा लगा हुआ है ये ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, और ट्राइपॉड की वजह से स्टेबिलिटी है, क्योंकि मैं डेस्क के ऊपर भी लगा के यूज़ करता हूँ कैमरे को, लेकिन जब डेस्क हिलती है तो कैमरा भी ऑटोमेटिकली हिलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें आपको ट्विकिंग करनी पड़ती है। इसलिए ट्राइपॉड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ट्राइपॉड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी पॉडकास्ट जो करता हूँ वो भी ऑफकोर्स कैमरे को ट्राइपॉड पे लगाता हूँ। 2 या 3 ट्राइपॉड्स हैं हमारे पास, 3 है, एक पुराना हो गया है, लेकिन 2 हैं सेम साइज़ के ट्राइपॉड हैं, जाके आई थिंक ये एंडोर की ब्रांड है, और क्वालिटी अच्छी है। जो उनकी प्राइस थी उसके हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एक डेस्क मेरे पास है बड़ी अच्छी, एक IKEA की डेस्क है। आई डोंट नो कि इक्विवेलेंट अमेजोन के ऊपर मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक साइड में रखी भी हमने, अगर हमें अपनी पॉडकास्ट का सेटअप करना होता है तो हम उसको हटा के बीच में ले आते हैं, और एक जगह पर रखी हुई है वो, और फोल्डेबल है, जिसकी वजह से उसने काफ़ी हेल्प की है मुझको पॉडकास्ट सेटअप करने में अपने लिविंग एरिया के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और चीज़ें जो होती हैं ये आपको आपके वर्क फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए। मैं अपने वर्क फ्लो को ट्राई करता हूं कि बेहतर से बेहतर कर सकूं, और उसमें कम से कम टाइम इन्वॉल्व हो, मेरा अपना टाइम इन्वॉल्व, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन की कोई टीम नहीं होती। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जो जैसे ही पाकिस्तान से बाहर स्टेप आउट करते हैं उनको एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको प्रोडक्शन के इश्यूज आने लगते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि लाइटिंग कैसे इंप्रूव करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ है, मैंने स्ट्रगल बहुत की है, लेकिन फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मुझे प्रोडक्शन की बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। और ऑल्दो के 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। तो लर्निंग फेज कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैं 43 ईयर्स ऑफ एज हूँ, और इस स्टेज पे भी मैं नई नई चीज़ें लर्न कर रहा होता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जो भी लोग कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, उनके लिए ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के अंदर बल्कि और डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर बहुत सारी ऐसी लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगी। इवन आजकल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अगर आपको कैमरा सेवी हैं आप, और आपको पता है कि कैमरे में किस तरह से बात करनी है या प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप
यू वुड बी स्टैंडिंग आउट इन वन ऑफ द रूम्स। मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। एक अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। क्रेडिट कार्ड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैशबैक उसमें से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई में रहते हैं। इसके अलावा मैं एक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करता हूँ जो कि क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज के अंदर डील करता है। उसके अंदर आपको छोटी से छोटी अमाउंट के थ्रू आप यूएई की प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।